मान लो ये हो गया वीवर्स बीम, ठीक। और वीवर्स बीम के आगे एक ये रोल, फिर एक रोल ये, ठीक है। इसके पैसेज पहले बनाते हैं। और यहाँ पे ये हो गया ये अपना वार्प स्टॉप मोशन। फिर इसके आगे ये थोड़ा सा इरेज करता हूँ। इसके बाद हिल शाफ्ट अप वाला, ये डाउन वाला, ठीक। फिर इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ मान लो कपड़ा बना है, ठीक है। मान लो यहाँ हमारा थोड़ा ऐसा बनाते हैं। मतलब यहाँ पे अपना कपड़ा बिटिंग हो जा रहा है और यहाँ पे यहाँ तक कपड़ा बिटिंग हो जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट में यहाँ तक ऐसे। थोड़ा सा आपको फिगर सही से दिख रहा है क्या उसका? हाँ, वार्प वाला पैसेज बनाना पड़ेगा। ठीक, तो एक आपको थोड़ा जैसे समझ में आएगा वैसे बनाया हूँ। तो ये चीज़ देखिए, ये हो गया वीवर्स बीम, ये लूम का पीछे का साइड, वो आगे का साइड, ये वीवर्स बीम हो गया। ये डबल रोल, ये डबल बैक रोल, और टोटल ये सिस्टम को ही बैक रेस्ट कहते हैं, डबल बैक रोल लगा है, ठीक। और ये हो गया डीबक्स, और ये हो गया हिल फ्रेम, जो अपवर्ड के टाइम जो हिल फ्रेम उसका हिल वायर, या तो हिल फ्रेम जो ये हिल वायर वही है जो अपवर्ड मूवमेंट किया है हिल शाफ्ट की, ये डाउनवर्ड क्या हुआ होगा जो डाउनवर्ड किया है उसी हिल शाफ्ट का ये हिल वायर, और ये रीड है, आगे कपड़ा बना है। तो यहाँ पे क्या देखिए, जैसे बीम पहले नया बीम लगता है तो उसका क्या डाया, मान लो डाया, ये डाया है नया बीम का टाइम, ये फुल बीम का डाया इतना है। फिर धीरे 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 जैसे कपड़ा बनता रहेगा तो उस टाइम क्या है, ये एंगल में ये जा रहा है, ये जो एंगल है इसका ये है, इस पॉइंट से ये जा रहा है। जैसे धीरे धीरे बीम खाली होता जाएगा तो उसका क्या होगा, ये क्या डाया छोटा हो जाएगा। ये जो ये सर्कल है यानी कि दिख रहा है, यानी इतना तक है सेंटर से, ठीक, ये सेंटर से इतने तक है धागा। जैसे ये खत्म होता रहेगा तो ये डाया क्या छोटा हो जाएगा इस पॉइंट से। तो अब उसके बाद क्या होगा, धागा इस पॉइंट से जाना जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा, मतलब जो बाहर वाला हिस्सा होगा धागे के उस पॉइंट से ही मानेंगे कि धागा उस पॉइंट से ही आगे जा रहा है। तो ये बड़ा वाला डाया का था, ये छोटा वाला डाया से पास कर रहा है। पहले जब बीम लगेगा तो इस पॉइंट से जाएगा धागा आगे ऊपर, मतलब डबल बैकरोल जो है बैकरेस्ट के साथ होते हुए आगे जाएगा। जैसे बीम छोटा होता रहेगा वो डाया कम हो जाएगा, फिर ये इस पॉइंट से जाने के बदले वो इस पॉइंट से जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या, ये एंगल जो भरा बीम में था, अभी छोटा बीम में क्या है, ये एंगल चेंज हो जा रहा है। ये पे एक एंगल क्रिएट हो रहा था छोटा बीम में, मान लो छोटा बीम वाला ये पॉइंट बता रहा हूँ, डॉटेड वाला जो है छोटा बीम के टाइम, ये फुल बीम के टाइम, ठीक। तो इस पॉइंट से आगे जा रहा था, अभी इस पॉइंट से आगे जाएगा। तो यहाँ पे एक एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर पीछे वाला बैक रोल नहीं रहता, जो अपना एक गाइड बैक रोल कहते हैं, व्हिप रोल कहते हैं, तो ये सारा का सारा लोड इसके ऊपर रहता। जो हमारा ये जो बैक रोल में जो पहला बैक रोल होता है ये गाइड करता है, दूसरा जो बैक रोल होता है वो इजिंग के साथ है, वो वाइब्रेशन करता है। तो शेडिंग के टाइम जो टेंशन वेरिएशन होता है, हम इजिंग का वीडियो बनाए थे, शेडिंग के टाइम जो टेंशन वेरिएशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो टॉप बैक रोल सेकेंड रोल होता है, ये सेकेंड बैक रोल होता है, उसके साथ हमारा इजिंग कनेक्ट किया गया है। तो ये क्या है, वाइब्रेशन होता है, तो यहाँ पे शेडिंग के हिसाब से इसको वाइब्रेशन किया जाता है। ये होता है सेकेंड बैक रोल। फास्ट बैक रोल या तो हुक रोल का मतलब है यहाँ पे बड़े बीम में जो धागा जिस पोजीशन एंगल से जा रहा था, छोटे बीम जितना बीम खाली होता जा रहा है, तो छोटे बीम के टाइम वो उसका जो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होने की वजह से अगर ये रोल नहीं होता, पहला जो बैक रोल है गाइड रोल या तो पहला फास्ट हुक रोल या तो फास्ट बैक रोल, तो इसका सारा का टेंशन इसके ऊपर आता है, जो हमारे बैकरेस्ट जो बैक हुक रोल है जो इजिंग के साथ है, ठीक है। तो इसके साथ सारा टेंशन इसके साथ आ जाता।
तो टेंशन वेरिएशन होने का चांस रहता है। इसलिए एक बैक रोल लगाया गया है जो इसके साथ ये जो टेंशन उसके ऊपर ना आने के बदले वो पहला वाला जो बैक रोल है उसके ऊपर ये टेंशन, जैसे डाया चेंज होता है, डाया चेंजिंग होने की वजह से जो टेंशन वेरिएशन होता है ये पीछे वाला फर्स्ट जो बैक रोल है उसके ऊपर आ जाता है। फिर बाद में जब एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, अभी टेंशन जैसे डाया चेंज हुआ तो ये एंगल चेंज हुआ, मगर क्या ये जो टेंशन है वो इसके ऊपर आ जाता है। पहले फास्ट बैक रोल जो होता है, डाया चेंज होने के टाइम जो एंगल चेंज होता है उसका मतलब वहां पे क्या टेंशन वेरिएशन होता है। टेंशन मतलब कुछ इस पॉइंट से कुछ टेंशन था, फिर यहाँ पे जैसे उसका डाया छोटा हो गया वहां पे कुछ टेंशन होता है। ये चीज को ये फर्स्ट हुइपरल ये कवर कर लेता है। फिर बाद में यहाँ पे डाया छोटा बड़ा होना इसके ऊपर आएगा, पर इसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये और ये दोनों एक के साथ में ही सेट है। बैकरेस्ट जो है ये और ये दोनों एक ही साथ में सेट है। अगर ये दोनों को पीछे करेंगे, जब सेटिंग कराएंगे तो दोनों पीछे जाएगा, दोनों को आगे करेंगे तो दोनों ही आगे जाएगा। पर ये वाला जो पोजीशन है ये हमेशा फिक्स है। बैकरेस्ट का जो अपना सेट है उसका, तो ये वाला पोजीशन सेट फिक्स है। लेकिन जो बीम का डाया छोटा बड़ा होने में क्या होता है, उसका जो एंगल होता है, एंगल ऑफ पैसेज वो चेंज होता है। उसको कवर करता है पहला हुक रोल बैक रोल, और जो सेकंड बैक रोल होता है उसको चाहे बीम डाया कितना भी बड़ा हो छोटा हो उससे कोई लेन देन नहीं, वो डायरेक्ट इस पॉइंट से ये जो लाइन है एंगल ऑफ पैसेज ये हमेशा फिक्स है। तो इसके ऊपर जो लोड चेंजिंग होने का ज़्यादा नहीं असर नहीं पड़ता है। सारा पीछे वाला जो हुक रोल है वो कवर कर लेता है। ये जो इस पॉइंट से यहाँ तक जाने का जो ये है पैसेज है वो क्या फिक्स है, ठीक। तो ये वाइब्रेशन होता है। सेकंड बैक रोल जो होता है वो वाइब्रेशन होता है। और फास्ट हुक रोल और सेकंड हुक रोल, या तो फास्ट बैक रोल और सेकंड बैक रोल, दोनों को लेके ही बैकरेस्ट कहते हैं। तो अभी क्या है, आपको ये हो गया कि अभी क्या है, यहाँ पे ये जो डाया छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वाइब्रेशन स्विंग बैक रोल जो है या सेकंड बैक रोल के, वो फास्ट बैक रोल उसको झेल लेता है एंगल छोटा बड़ा होने से, या तो डायमीटर जो छोटा बड़ा होने से ये जो पैसेज का एंगल वो वेरिएशन होता है, तो इसका कवर करता है फास्ट हुक रोल। सेकंड हुक रोल जो है वो बैकरेस्ट का जो पूरा अपना जो भी कपड़ा का क्वालिटी बनाना हो उसका शेडिंग के टाइम जो भी टेंशन वेरिएशन, या तो कहीं पे स्टार्टिंग मार्क का जितना भी, और वार ब्रेकेज का जो भी सेटिंग ये सब इसी के ऊपर हो जाता है। जो अपना सेकंड बैक रोल है जो वाइब्रेशन करता है उसी के ऊपर सारा ये सेटिंग इसके ऊपर होता है। तो इसके ये हो गया फास्ट बैक रोल, ये सेकंड बैक रोल। अब क्या है, अब इस पॉइंट से यहाँ तक एक नंबर फास्ट बैक रोल को जाने के लिए जो पैसेज है वो एंगल चेंज होता है। पर एक नंबर बैक रोल से सेकंड बैक रोल को जब यान पास करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये हमेशा फिक्स, इसका कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे हमेशा एक बढ़िया टेंशन मेंटेन होकर रहता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। ज़्यादा चेंजेस होगा तो कपड़ा खराब बनेगा और डैमेज आएगा, ब्रेकेज भी हो सकता है और लूम चलेगा भी नहीं। तो ये जो पैसेज है ये फिक्स है, और यहाँ से ये भी फिक्स है, यहाँ तक ये फिक्स है। लेकिन क्या है, ये कभी कभी हाइट ऊपर नीचे करता है, तो वो अपना क्वालिटी के हिसाब से, सेटिंग के हिसाब से हम ऊपर नीचे करते हैं। जब तक हम उसको चेंजिंग नहीं करते, हमेशा रिवर्स बीम से धागा आया फास्ट बैक रोल हो, तो ये जब सेकेंड रोल बैक रोल से जाता है इस पॉइंट से पूरा वहां तक, इस पॉइंट से सेकेंड बैक रोल से पूरा कपड़ा जहां तक बनता है, जहां बीटिंग पॉइंट होता है, ये वाला मान लो बीटिंग पॉइंट हो गया वहां पे। तो इस सेकंड बैक रोल से बीटिंग पॉइंट तक जो है, यहाँ पे जो पैसेज है वार्प का एक फिक्स रखा गया है, फिक्स किया गया है। जब तक हम उसको हाइट सेट नहीं करते, तो हाइट चेंज नहीं करते या तो उसका डेप्थ चेंज नहीं करते, तब तक ये जो एंगल ऑफ पैसेज है ये फिक्स है, ठीक है। जब एंगल ऑफ पैसेज फिक्स हुआ, तो अगर वो एंगल ऑफ पैसेज में हमारा वो एक जो वार्प शीट हमारा एक एंगल के साथ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, अगर बढ़िया सेटिंग हम किए हैं तो कपड़ा अच्छा बनेगा, ब्रेकेज कम होगी, वार्प कम होगी, फिलिंग कम होगी, स्टार्टिंग मार्क आएगी नहीं, और जो यान का ऊपर जो टेंशन सेटिंग के टाइम होता है वो भी मेंटेन होता रहेगा, ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं, वेरिएशन नहीं होगा तो ब्रेकेज भी कम होगा, ठीक है। तो बैकरेस्ट अभी क्या है, इस पॉइंट मतलब एक बीम चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, एक पर्टिकुलर हाइट से एक या तो एक पर्टिकुलर पोजीशन से आगे कपड़ा बनने तक का, ये इसको मेंटेन करके रखने के लिए हम बैकरेस्ट लगाते हैं। तो बैकरेस्ट का
क्यों जो पूछा था कि बैकरेस्ट वाई क्यों जरूरत पड़ता है लूम पे बैकरेस्ट को इसलिए जरूरत पड़ता है, जब बीम लगा दिए, नया बीम हम लगा दिए और उसको जब खाली होता रहा, कपड़ा बनता रहे, तो जितना कपड़ा बनेगा उधर से इतना बीम खाली होता रहेगा। बीम खाली होगा तो उसका जो डाया है बड़ा से छोटा होता रहेगा। बड़ा से छोटा होने के टाइम क्या है, ये जो इसका जो पैसेज है, ये पैसेज का जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने की वजह से क्या, यहाँ टेंशन फ्लक्चुएशन होगा, टेंशन चेंजिंग होगा, टेंशन में वेरिएशन आएगा। तो इसमें क्या, कपड़े का क्वालिटी खराब हो जाएगी, ब्रेकेज बढ़ेगी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे डबल बैक रोल दिया गया है, जो हमारे को ये जो बीम का डाया छोटे बड़े होने से कोई उसको फर्क ना पड़े, इसलिए यहाँ पे बैक रोल लगाया गया है। और ये बैक रोल जो होता है, ये एक उसका एक मान लो बैकरेस्ट, मतलब यहाँ पे जो डबल बैक रोल लगा है, ये मान लो कि एक पीछे से उसको वार्प शिफ्ट को पकड़ के रखता है। पीछे से बीम से जैसे डायरेक्ट हमारे हील्ड फ्रेम तक, रीढ़ तक जो धागा जाता है, तो पीछे से जो बीम से जो धागा आया, पीछे से एक पर्टिकुलर पोजीशन से उसको पकड़ के रखने के लिए बैकरेस्ट सेट किया गया है। यानी पीछे से इसके बैकरेस्ट के ऊपर होते हुए ही वार्प को पैसेज किया जाता है, ताकि जहां बैकरेस्ट है एक पर्टिकुलर फिक्स है, जब तक हम उसको छेड़छाड़ नहीं करते तो उसी पर्टिकुलर हाइट से एक पर्टिकुलर पोजीशन से वार्प सीट को आगे प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो आगे स्वेडिंग पिकिंग होते हुए बिटिंग होते हुए कपड़ा बने और कपड़े का क्वालिटी बनता रहे, बढ़िया बनने और लूम अच्छा चले। तो इसलिए बैकरेस्ट का जो पोजीशन होता है लूम के पीछे ही होता है। और यान के जो डायमीटर, जो बीम के डायमीटर होता है, यान वीवर्स बीम के डायमीटर छोटे बड़े होने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कि हमारा किसको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लूम के प्रोसेस जो होता है, लूम का जो प्रक्रिया होता है, शेडिंग होता है, पिकिंग होता है, बिटिंग होता है, कपड़ा बनता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे बैकरेस्ट है। तो यहाँ पे यान डाया, जो बीम डाया छोटा बड़ा को झेलना काम है 1 नंबर हुक रोल का, और एक बैकरेस्ट है, इसलिए इसका जो साइज छोटा बड़ा होता है, वीवर्स बीम खाली होता जा रहा है, फुल से खाली होता जा रहा है, एम्प्टी होने के मतलब जितना बीम खाली होगा उतना आगे कपड़ा बनेगा, कपड़ा जितना बनेगा यानी कि उतना बीम खाली होगा, बीम खाली होगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, उसका जो वीवर्स बीम का जो डाया है छोटा हो जाएगा। इसके लिए वहां पे क्या है, कोई कपड़े का क्वालिटी खराब ना हो और कपड़ा अच्छा बने, लूम अच्छा चले, इसलिए एक पर्टिकुलर हाइट से, पर्टिकुलर हाइट बोलो या तो उसको पोजीशन बोलो, एक पर्टिकुलर हाइट से एक पर्टिकुलर पोजीशन से वार्प सीट को आगे के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि कपड़ा का क्वालिटी अच्छा बने, ब्रेकेज कम हो और लूम अच्छा चले। तो इसलिए ये बैकरेस्ट को रखा गया है लूम पे। ठीक, अभी दूसरा पॉइंट क्या है, अभी इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है, ये तो बस बुश लगाया गया है, फ्री है। जैसे वार्प यान इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जब बीम घूमता है ना, तो उसका फ्रिक्शन जब इसके ऊपर पैसेज किया जाता है, यहाँ पे बुश लगाया गया है बैकरेस्ट में, दोनों में। तो वो क्या है, बैकरेस्ट बुश लगाया गया, तो वहाँ पे क्या है, वो फिक्स है। इसके फ्रिक्शन होने के वजह से, घर्षण होने की वजह से ये क्या है, घूमता रहता है। किस डायरेक्शन में, मान लो बीम इसे फॉरवर्ड के डायरेक्शन में घूमेगा, मान लो धागा इस डायरेक्शन में जा रहा है आगे के लिए, तो ये भी मूवमेंट इस तरफ होगा। ये सेकंड फर्स्ट और सेकंड बैक रोल का जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, यह जैसे भी बीम ड्राइव लेता है लैपटॉप से, ड्रिवन जो बीम अपना ड्रिवन मतलब मोशन लेता है किसी लैपटॉप मोटर से, लैपटॉप मोटर बीम को अनवाइंड करता है कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड के डायरेक्शन में। तो 1 नंबर हुक रोल और सेकंड जो हुक रोल है, दोनों फॉरवर्ड के डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे वार्प यान आगे की तरफ जा रहा है, तो उस हिसाब से ये फ्रिक्शन के वजह से ये भी घूमता रहेगा। यहाँ पे बुश है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या है, ये इसका फंक्शन है, ये बीम के जो वार्प सीट जैसे आगे की तरफ फॉरवर्ड होता रहता है, इटू मोटर कपड़ा का बनने के बाद खींचता है, इधर से लैपटॉप मोटर बीम को अनवाइंड करता है। इसके चक्कर में ये जब धागा पैसेज होता है आगे की तरफ, तो उस हिसाब से वो फ्रिक्शन इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण के वजह से। ये भी बुश बेरिंग है, तो इसके साथ ये दोनों हुक रोल जो होता है, फर्स्ट हुक रोल और सेकेंड हुक रोल, दोनों मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जाम होता है, अगर कहीं हुक रोल हमारा जाम हो गया, उसका गेयरिंग खराब हो गए, तो कौन बेरिंग खराब हो गए या बुश कहीं जाम हो गए, तो वहाँ पे क्या है, वो थोड़ा रुकावट पैदा होगा, थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ पे क्या धागा भी कटने का चांस होता है। तो बीच बीच में मेंटेनेंस लोगों को ये दोनों हुक रोल भी चेक करना पड़ता है, उसका मूवमेंट सही है कि नहीं, फ्री हो के नहीं, फ्री बराबर हुआ कि नहीं, मतलब चल रहा है कि नहीं, ये चीज़ को बीच में
थोरोली चेक करना होता है। ठीक है, अभी क्या बैकरेस्ट का फंक्शन क्यों है बैकरेस्ट लूम पे वो पता लग गया, बैकरेस्ट कैसे मूव करता है वो पता लग गया। अभी उसका जो अलग अलग सेटिंग है उसके ऊपर जानेंगे। ठीक है, अभी उसके ऊपर सेटिंग के ऊपर जानेंगे। देखो बैकरेस्ट इस पॉइंट से धागा हमारा बीटिंग पॉइंट तक एक फिक्स मतलब हाइट से जाना चाहिए। मान लो जमीन, ये मशीन का फ्लोर है, इस फ्लोर में ये लूम बैठा है, तो उसका जो पोजीशन है तो उसको क्या करेंगे, पोजीशन यानी कि इस जमीन से कितना हाइट पे है और ये लूम के फ्रंट से कितना दूरी में है, या तो उसका फ्रंट टू बैक का दूरी और लूम का लो से उसका हाइट का दूरी, मतलब इसका जमीन से कितना दूरी है वो हाइट कहलाएगा। लूम फ्रंट से पीछे का, फ्रंट से बैक जो है वो हॉरिजॉन्टल। यानी कि बैकरेस्ट का सेटिंग में दो होता है, एक बैकरेस्ट का हाइट वाला सेटिंग, या तो उसको कहेंगे वर्टिकल, दूसरा क्या है डेप्थ सेटिंग, या तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। ये दो पॉइंट है बैकरेस्ट सेटिंग में। मैं क्या यहाँ पे वो नहीं कहूँगा कौन सी सेटिंग में लूम चलाना है कौन सा, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये रैपियर के लिए है, एआरजेड के लिए है, हर एआरजेड के हर एक मशीन के लिए। तो एक बेसिक चीज आपको कवर करता हूँ, बाकी जो लोग जिस पे काम करें आपको सबको पता है, तो ये एक बेसिक चीज फंडा क्लियर करता हूँ, तो इसके आधार पर सारे लूम काम करता है। तो बैकरेस्ट का दो सेटिंग है, एक है हाइट सेटिंग या तो वर्टिकल सेटिंग, एक डेप्थ सेटिंग और तो हॉरिजॉन्टल सेटिंग। वर्टिकल यानी कि क्या है, मतलब जमीन से वो कितना ऊंचाई पे है बैकरेस्ट, उसका पोजीशन वो कहते हैं वर्टिकल सेटिंग या तो हाइट सेटिंग। और डेप्थ सेटिंग क्या है, लूम का फ्रंट के हिसाब से फ्रंट और बैक, लूम का फ्रंट और बैक का अगर उसको जमीन से पैरेलल में क्या दूरी है, उसका जमीन से पैरेलल वाला जो सेटिंग है हॉरिजॉन्टल डेप्थ, फ्रंट से एक पर्टिकुलर वहां पे निशान दिया गया है बैकरेस्ट के, और उसको आगे पीछे के जो जब सेटिंग चेंज करेंगे फ्रंट से बैक के या तो बैक से और फ्रंट कराएंगे, इस डायरेक्शन में सेटिंग को चेंज कराएंगे, लूम का फ्रंट से बैक या तो बैक से फ्रंट को चेंजिंग करेंगे, तो उसको कहेंगे डेप्थ सेटिंग, हॉरिजॉन्टल सेटिंग। और उसका लूम को जमीन से, जमीन के ओर या तो जमीन से ऊपर, जमीन के ओर या तो जमीन से ऊपर उसका जब सेटिंग कराएंगे, यानी कि उसका जो टॉप एंड उसको क्या कहेंगे वर्टिकल सेटिंग, उसका जमीन से कितना हाइट पे रखेंगे, जमीन से रखो या तो एक बैकरेस्ट में, मैं इसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, पर बैकरेस्ट का जब सेटिंग करते हैं लूम पे एक मार्किंग रहता है, तो आपको उस पॉइंट से कितना ऊपर या कितना नीचे करना है उसको कहेंगे हाइट, वर्टिकल हाइट सेटिंग या तो बैकरेस्ट का वर्टिकल सेटिंग। और वो वहां पे भी एक पॉइंट है जहां हमारे लूम के फ्रंट से पीछे को और लाना है या तो पीछे से थोड़ा और आगे फ्रंट के लिए चेंज करना है, तो उसको कहेंगे डेप्थ सेटिंग। बैकरेस्ट का हाइट सेटिंग एक, डेप्थ सेटिंग। हाइट सेटिंग होता है वर्टिकल सेटिंग, मतलब जो जमीन से अपना वर्टिकल यानी लॉन्गिट्यूडिनल या 90 डिग्री वाला जो सेटिंग है वर्टिकल, जो अपना जमीन के वर्टिकल जो सेटिंग है वो हाइट कहलाता है। जो ऊपर नीचे करते हैं बैकरेस्ट को, जब ऊपर नीचे वाला सेटिंग करते हैं तो बैकरेस्ट का हाइट या तो वर्टिकल सेटिंग, और बैकरेस्ट का डेप्थ सेटिंग वही है जो हमारा फ्रंट से बैक के ओर या तो बैक से फ्रंट के ओर जब सेटिंग चेंज करते हैं। तो हाइट सेटिंग और बैकरेस्ट का डेप्थ सेटिंग, ये दो सेटिंग है बैकरेस्ट में सेटिंग करते हैं। तो ज्यादातर क्या है, थोड़ा सा ये इसको अभी इरेज करता हूं, थोड़ा एक और फिगर बनाना पड़ेगा कि बैकरेस्ट को सेटिंग जो है वो मोस्टली क्या रखता है और किस कहाँ कैसे चेंज करते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सीधी सीधी बात एक बोलूंगा, बैकरेस्ट को जब सेट करते हैं उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, ये होता है हीट एंड टाइम मैटर। आप उसको सेट करके देखिए, लूम को चला के देखिए, 8 घंटे का, 4 घंटे का, 2 घंटे का, 24 घंटे का वर्किंग देखिए, और एक सेटिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट में करिए, उसके बाद सेट चेंज करके देखिए, उसके बाद और सेटिंग चेंज करके देखिए कौन सी सेटिंग बेहतर होता है जिसमें हमारा लूम अच्छा चले और मैक्सिमम आरपीएम हम अचीव कर सकते हैं, तो उसको मानेंगे हमारा फाइन सेटिंग ऑफ बैकरेस्ट। ठीक है, बैकरेस्ट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, जैसे यान का कैलकुलेशन के ऊपर फॉर्मूला है, डिजाइन के लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके लिए कोई सेटिंग का कैलकुलेशन नहीं है। तो ये होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। आप बैकरेस्ट को एक जगह में सेट करो, लूम को चालू रखो, उसमें क्या ब्रेकेज आ रहा है, क्या कपड़े का क्वालिटी बन रहा है, डैमेज तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और उसमें कितना आरपीएम चला सकते हैं,
और हो सकता है उसमें और ज़्यादा चलाने में कोई स्टॉपेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि लूम भी कपड़ा में खराब आ जाए, ठीक है। तो सारा चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसको फिर चेंजिंग करा जाता है। या तो अगर वही सेटिंग में बराबर चल रहा है तो उसको कहते हैं बैकरेस्ट का जो फाइन सेटिंग, ठीक है, इसका कहते हैं बैकरेस्ट के फाइन सेटिंग। कहीं कहीं बैकरेस्ट सेटिंग को हम मैकेनिकल सेटिंग भी कहते हैं लूम पर, ठीक है। बैकरेस्ट सेटिंग में मोटा मोटी क्या है, देखो पहला वाला हुई प्रो लिए 1 नंबर हुई प्रो लिए, अब 2 नंबर का जो हुई प्रो लिए, वार्प एंड पैसेज आ गया इधर से वीवर्स बीम से ऐसे होते हुए इधर आया। अब क्या है, मान लो ये हो गया हमारा, ये हो गया अपना ड्रॉप डी बॉक्स, फिर ये हो गया हमारा हिल्डवायर, हिल शाफ्ट और हिल्डवायर जो भी इस तरह, ठीक है। यहाँ कपड़ा बिटिंग हो रहा है, कपड़ा से बन गया, ठीक है। तो ज़्यादातर सेटिंग यही है। जो बैकरेस्ट का सेटिंग हमारा बीब के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा बीब है, एक बीब के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा होता है उसका कपड़े का जीएसएम, कवर फैक्टर। ये 2 चीज़ के ऊपर हमारा बैकरेस्ट सेटिंग डिपेंड करता है। एक होता है बैकरेस्ट सेटिंग कपड़े के बीब के ऊपर सेटिंग डिपेंड करता है, या तो डिजाइन के ऊपर सेटिंग डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, कवर फैक्टर और कपड़े का जीएसएम। तीसरा क्या होता है, लूम का स्टॉपेजेस, ठीक है, जो इसमें हमारा फिलिंग और वार्प ये दोनों आता है, फिलिंग भी आता है और वार्प भी आता है। तो हमारे जो बैकरेस्ट होता है, तो कोई नहीं कह सकता कि ये बैकरेस्ट बढ़िया सेटिंग है, इसे चेंज नहीं करना चाहिए, कोई आग बंद करके नहीं कह सकता है। तो ऑन द लूम में प्रैक्टिकल देखना पड़ता है कौन सा सेटिंग में हमारा लूम बेटर चलता है। जो बेटर अच्छा चलता है, बेस्ट चलता है, उसको कहेंगे अच्छा। बेस्ट चलता है क्या, फिर उसको आरपीएम को भी कंपेयर करना पड़ेगा, आरपीएम को देखना पड़ेगा, उसका स्टॉपेज को देखना पड़ेगा, कपड़े का क्वालिटी देखना पड़ेगा। ये तीनों को देख करके बैकरेस्ट को सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो बैकरेस्ट को सेटिंग उसी को मानेंगे सही जो आरपीएम बढ़िया देगा, और लूम कपड़े का डिफेक्ट नहीं होगी, और लूम स्टॉपेज कम होगी, ठीक है। उसी को कहेंगे बैकरेस्ट का परफेक्ट सेटिंग। तो बैकरेस्ट का जो सेटिंग है उसको ज़्यादा लेन देन इससे है बीविंग में जब कपड़ा बनता है तो कपड़े का डिजाइन क्या है, बीव क्या है उसमें। दूसरा क्या, कवर फैक्टर, या तो वो धागे में जो कपड़ा है उसका कवर फैक्टर, यानी कि वो कपड़ा फैब्रिक कितना कंपैक्ट है, ठीक है, कितना हेवी है, कितना कंपैक्ट है, कितना हल्का है, लाइट है। और जीएसएम भी वही है, कपड़ा अगर ज़्यादा जीएसएम वाला कपड़ा हो तो क्या करना है बैकरेस्ट में, कम हल्का कपड़ा जीएसएम वाला है तो उसके क्या है, मेन क्या है बीव के ऊपर, मेन उसका जो बैकरेस्ट का सेटिंग 90% आ जाता है बीव के ऊपर। 90% बीव और डिजाइन के अकॉर्डिंग हम बैकरेस्ट को सेटिंग करते हैं। उसके बाद कवर फैक्टर जीएसएम को देखते हैं, अगर थोड़ा कवर फैक्टर ज़्यादा होगा तो बम्पिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस टाइम ये बाकी जो 90% हमारा बैकरेस्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, कौन सा हाइट में या तो कौन सा सेटिंग में अच्छा चलेगा। तो वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, ये होता है लूम रनिंग का पहला वाला प्लानिंग, लूम रनिंग के बाद का प्लानिंग है तीसरा पॉइंट। पहले क्या, लूम रनिंग नहीं हुआ तो कौन सा बीव है, कौन सा डिजाइन, जो बीव या तो डिजाइन क्या है कपड़े का उसके ऊपर डिपेंड करता है 90%। उसके बाद कवर फैक्टर जो 10% रह गया, 5% इसका, 5% इसका, 5% कवर फैक्टर और जीएसएम। अगर कवर फैक्टर हाई है, यानी कि कपड़ा थोड़ा कंपैक्ट ज्यादा है, डेंसिटी वाला कपड़ा, हाई डेंसिटी वाला कपड़ा है, तो वहां पे क्या बम्पिंग का प्रॉब्लम आता है। तो वहां पे थोड़ा सा बैकरेस्ट सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। और जीएसएम, अगर जीएसएम हल्का होगा तो नॉर्मल सेटिंग में चल जाएगा, जीएसएम ज्यादा होगा, ज्यादा जीएसएम यानी कि कवर फैक्टर भी ज्यादा, कवर फैक्टर ज्यादा, कपड़ा हैवी यानी कि बम्पिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो उस टाइम क्या कपड़ा बैकरेस्ट का सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। फिर ये होता है प्री प्लानिंग, बैकरेस्ट सेटिंग का प्री प्लान ये है, बीव क्या है, कवर फैक्टर क्या है, ये 2 को लेके हमारा बैकरेस्ट का कौन सा हाइट रखेंगे, कौन सा डेप्थ रखेंगे, ये प्री प्लान किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, लूम को रनिंग रखने के बाद उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, यानी कि लूम का रनिंग एनालिसिस को लेके फिर बैकरेस्ट का सेटिंग को हम
चाहे तो बदल सकते हैं, अगर बढ़िया उसी में सेट हो जा रहा है तो उसके हिसाब से लूम स्टॉपेज के साथ, स्टॉपेज यानी कि फिलिंग और वार्प स्टॉप को ध्यान में रखते हुए फिर हम अगर पहला वाला जो प्लानिंग किए थे उस सेटिंग में अगर बैकरेस्ट बढ़िया सेटिंग, उसी सेटिंग में लूम बढ़िया चल रहा है तो वो उसमें चलने देंगे। अगर लूम स्टॉपेज ज़्यादा हुआ, फिलिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, वार्प आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन फिलिंग वार्प आने का भी और भी कारण है, बहुत सारे फैक्टर है। अगर आपका यान सही नहीं हो तो फिलिंग वार्प को कितना भी सेटिंग चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर भी 90% होता है हमारे बीम और डिजाइन के देख के, मतलब बैकरेस्ट की सेटिंग, उसके बाद कवर वेक्टर जीएसएम, तीसरा होता है लूम स्टॉपेज। जैसे कि हमारा जो भी सेटिंग करते हैं लूम अच्छा चले, कपड़ा अच्छा बने और प्रोडक्शन अच्छा है, तो ये 3 चीज को लेके हमारा बैकरेस्ट सेटिंग करते हैं। ठीक, तो आज बताएंगे सिर्फ बीम के ऊपर क्या इसका बैकरेस्ट का सेटिंग क्या पड़ेगा। देखो, मान लो धागा बीम होता है 1x1 प्लेन, 2x2 मैट, 3x3, 4x4, 5x5, जिसका मतलब ये अप एंड डाउन में, ठीक है, अप एंड डाउन में जिस बीम का जो लिफ्टिंग सेम है 1x1, 2x2, 3x3, 4x5, जो बैलेंस्ड बीम है इसको कहते हैं बैलेंस्ड बीम, यानी कि जो उसका जिसका अप और डाउन, जिसका लिफ्टिंग प्लान जो है अप के टाइम और डाउन के टाइम बराबर है, तो उसके लिए सेटिंग अलग। उसके लिए सेटिंग यही है कि हमारा इस पॉइंट से ये बैकरेस्ट हाइट को चेंज करने का अर्थ है, ये जो बैकरेस्ट का इस पॉइंट से जो पैसेज जा रहा है ना वार्प सीट, इस पॉइंट मतलब बैकरेस्ट के ऊपर एक निशान दिया गया है, एक पर्टिकुलर हाइट से, इस हाइट से जा रहा है ना आगे के लिए, ठीक है। तो इस हाइट चेंज करने का अर्थ है ये ऊपर या तो नीचे करे, डेप्थ चेंज करने का अर्थ है आगे या तो पीछे करे, फ्रंट या तो बैक करे, ठीक। तो अभी बैकरेस्ट हाइट को मोस्टली अगर बैलेंस क्लॉथ है बराबर 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, अगर सेम लिफ्टिंग जो प्लान है अप और डाउन में बराबर है, बैलेंस है, तो उसको ज़्यादातर हम उसको शेड ओपन के टाइम और बिटिंग शेड ओपन के टाइम टॉप ये लाइन, बॉटम लाइन ये, उसका जो सेंटर होता है ये वाला पॉइंट, अभी ये वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर है, ये टॉप लाइन शेड का, ये बॉटम लाइन। टॉप और बॉटम शेड का जो बीचों वाला मिडिल वाला पोजीशन, ये मिडिल और ये बैकरेस्ट का जो ये वार्प सीट का जो जिस लेवल से आ रहा है, वार्प सीट जिस लेवल से आ रहा है, और ये शेड का जो मिडिल पॉइंट, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो बैलेंस क्लॉथ होता है 1x1, 2x2, 3x3, उसका सेटिंग ज्यादातर वही करते हैं, ठीक। ज्यादातर सेटिंग वही आता है जो शेड का मिडिल में रहे, बीचों बीच रहे ना। अगर इस मतलब ये सेंटर देखो, अभी शेड खुल रहा है ना, शेड इस साइड, इस मतलब ये वार्प सीट आ रहा था, यहां से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे के जा रहा है। अब इस पॉइंट से ऊपर भी जा रहा है, इस पॉइंट से नीचे जा रहा है, और इस पॉइंट अपना इसके साथ बराबर है, पैरेलल है, इक्वल है। तो मतलब इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट से नीचे जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट से मतलब ये का अगर रेफरेंस लाइन बनाएंगे तो ये होगा मिडिल लाइन। तो ये मिडिल लाइन से इस पॉइंट से इतना ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट से उतना नीचे जा रहा है। अगर वो इस मिडिल वाला जो लाइन खींचे है अंदाज, इमेजिनरी लाइन, या तो एक अंदाज से हम ध्यान लगाए हैं कि हाँ ये बीचों बीच मिडिल वाला लाइन, ये मिडिल लाइन से थोड़ा ऊपर ज्यादा कर देंगे तो ऊपर वाला शेड क्या है लूज पड़ेगा, नीचे वाला पड़ेगा टाइट, तो नीचे में हो सकता है ब्रेकेज हो जाए। या तो उसको नीचे कर देंगे मिडिल साइड, मिडिल वाला जो रेफरेंस लाइन है कि अंदाज के अपना इमेजिनरी लाइन है, मिडिल लाइन से अगर उसका क्या थोड़ा नीचे कर देंगे तो नीचे वाला शेड लूज पड़ेगा, ऊपर हो सकता है टाइट पड़ेगा, और हो सकता है ऊपर में भी ब्रेकेज बढ़ जाए, मल्टीपल हो जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारा बैलेंस कपड़ा होता है, बैलेंस क्लॉथ 1x1, 2x3, 2x2, 3x3, जिसका लिफ्टिंग अप एंड डाउन में सेम है, तो उसको बीचों बीच रखा जाता है। शेड का सेंटर को ध्यान में रखते हुए, सेंटर जैसे सेंटर के साथ है, यहाँ पे आप मतलब उस अपना आंख को ऐसे अंदाज में रखो, मतलब ध्यान में रखो कि इस लेवल से हमारा जो शेड का बीच वाला पोजीशन जो है, मिडिल वाला पोजीशन, वो मैच होना चाहिए, एक लेवल में रहना चाहिए, ताकि वो दोनों को जो शेड फॉर्मेशन होगा, जब अप और डाउन शेड, जो टॉप शेड और बॉटम शेड दोनों इक्वल टेंशन होते हुए चलना चाहिए।
तो कपड़ा क्या अच्छा बनेगा, ब्रेकेज नहीं होगी। ये होता है कि बैकरेस्ट हाइट का सेटिंग। और 2/1 जितना भी हम ऑफ वाला पोजीशन में बढ़ाएंगे, 4/1, 5/1, जितना भी हम लिफ्टिंग के टाइम उसका वार्प फेस वाला कपड़ा बनाएंगे, यानी कि जो लूम के फ्रंट में वार्प फेस, वार्प वाला साइड ज्यादा प्रोमिनेंस होगा, यानी कि उसका ऑफ वाला पार्ट जो ज्यादा होगा। 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 एक लिफ्टिंग है जहां पे हम 2/1 बनाते, 3/1, 4/1, जिसका ऑफ जो हेल्ड फ्रेम का मूवमेंट डिजाइन में ऐसा है, जहां लिफ्टिंग ऐसा है, जहां हेल्ड फ्रेम का मूवमेंट ज्यादा टाइम अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब ज्यादा टाइम डिजाइन ऐसे है कि जहां जैसे 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, तो इसमें क्या है, ज्यादा टाइम फ्रेम अप पोजीशन में रहता है, अपवर्ड मूवमेंट में जाके अप पोजीशन में, मतलब जो बीच वाला रेफरेंस पॉइंट पकड़े थे, रेफरेंस लाइन पकड़े थे, तो उसके पॉइंट से ऊपर ही रह रहा है ज्यादातर टाइम। हमारा 2/1, 3/1 जो ऑफ वाला पोजीशन होता है वो ज्यादा है, मतलब 1/1 बैलेंस क्लॉथ, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 वो भी जो होता है, ये रेफरेंस लाइन से ज्यादा टाइम फील्ड फ्रेम ऊपर वाला पोजीशन में रहता है। तो उसके हिसाब से हमारे सेंटर में चला देंगे चलेगा, या तो ये रेफरेंस लाइन से ज्यादा प्लस में रखें, यानी कि उसको अगर एक बीम है जहां हमारा एक मिडिल वाला जो लाइन हम अंदाज से खींचे हैं या तो अंदाज से ध्यान में रखे हैं, तो उस पॉइंट से अगर एक बीम है जहां हमारा उस पॉइंट से अगर हेल्ड फ्रेम ज्यादा टाइम तक ऊपर रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस रेफरेंस लाइन या तो इमेजिनरी लाइन से बैकरेस्ट को हम प्लस करके रखना पड़ता है, ऊपर करके रखना पड़ता है। अगर ये उल्टा होता 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, अगर 1/2, 1/3, 1/5 में क्या है, ऑफ वाला ऑफ होता है एक ही बार, 2 बार नीचे रहता है, एक बार ऑफ होता है 3 बार नीचे रहता है, एक बार ऑफ होता है 4 बार नीचे रहता है, यानी कि 1/4, 1/5, 1/3 क्या होता है, उसमें क्या है, नीचे के जो मिडिल लाइन से नीचे के डाउनवर्ड में ज्यादा टाइम रहता है, तो उस टाइम क्या है, तो जो रेफरेंस लाइन है या तो जो मिडिल लाइन है उसमें क्या है, थोड़ा नीचे करके रखना पड़ता है बैकरेस्ट को, ताकि लूम पे ब्रेकेज ना हो और लूम चले सही। लेकिन बैकरेस्ट सेटिंग का ये भी है कि थोड़ा बेसिक चीज आपको कवर कराया हूं। तो ये हाइट का सेटिंग कर दिया। अभी डेप्थ वाला सेटिंग क्या है, अगर एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन है, जैसे कि ये हाइट वाला का ये हो गया रेफरेंस लाइन, अभी क्या है, डी बॉक्स आप मान लो फिक्स करके रखे हो, डी बॉक्स भी वही है, हिल फ्रेम भी वो, हिल फ्रेम तो जहां है वही है, रीड भी जहां है वही है, डी बॉक्स जहां है वही है। अभी हाइट को आप चेंज कर दिए इस डिजाइन के हिसाब से। अभी ये आपका क्लियर हो गया। अभी मान लो बैकरेस्ट को फ्रंट ज्यादा फ्रंट कराएं या तो ज्यादा बैक कराएं, हॉरिजॉन्टल सेटिंग जो है उसके कैसे डिसाइड करेंगे। ज्यादातर बैकरेस्ट को ऐसे जगह में सेट करो जैसे कि हिल्ड फ्रेम से ज्यादा दूरी ना हो और हिल फ्रेम से ज्यादा पास में ना हो। और हिल तो क्या है, हम तो डी बॉक्स को बैकरेस्ट का हॉरिजॉन्टल सेटिंग के पहले हम सेटिंग करते हैं डी बॉक्स का। डी बॉक्स का सेटिंग क्या होता है, ये जैसे खुलता है ना, धागा स्ट्रेच करता है, तो डी बॉक्स का जो सिलेक्टेड बार है वो हिलने का चांस रहता है, वो हिले ना, और साथ में कारीगर जो धागा भरता है लूम के फ्रंट में खड़े होके, तो उसका हाथ कम से कम डी बॉक्स तक आ जाए, और डी बॉक्स से थोड़ा सा गैप इतना मिले जैसे कि धागा आराम से में जाके डी बॉक्स ड्रॉप वायर में ना फंसे और आराम से पास होता जाए, आराम से पास हो जाए बस। तो ज्यादा दूरी भी नहीं रखना चाहिए, जैसे कि ज्यादा दूरी रखेंगे तो ये हिल्ड फ्रेम के रीड के तरफ जो हिस्सा होता है वो फ्रंट साइड होता है, हिल्ड फ्रेम से बैकरेस्ट के तरफ जो हिस्सा होता है उसका कहते हैं बैक साइड। तो फ्रंट साइड जो होता है हिल्ड फ्रेम के आगे तरफ जो होता है जहां पिकिंग होता है, वो सेट टाइट करने के लिए हमारे को बैकरेस्ट और डी बॉक्स से ज्यादा पीछे रखने से फायदा नहीं, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आगे ही रहे, उसमें ब्रेकेज ना हो और लूम चले बढ़िया। और ज्यादा पीछे कर देंगे तो ये क्या धागा स्लाकनेस रहेगा, तो वो क्या सेट बराबर खुलेगा नहीं। तो जब फिलिंग के ऊपर बात करूंगा ये चीज बताऊंगा। तो बैकरेस्ट में ये सेटिंग है हाइट का और डेप्थ का। डेप्थ ज्यादा पीछे रहेगा तो हमारा क्या सेट लूज पड़ेगा, और ज्यादा आगे कर देंगे तो क्या ये हिल, मतलब इतना भी आगे ना करो कि ये हिले ज्यादा हिलेगा, या तो ज्यादा हिलेगा तो यह धागा कटने का चांस है। इसे है कि एक बढ़िया मतलब पोजीशन में रखो कि जैसे लूम आगे जो कारीगर खड़ा रहता है उसके हिसाब से वो धागा आराम से ड्रॉप इन तक हाथ आना चाहिए, और ड्रॉप इन से थोड़ा सा दूरी रखना है
कि जैसे धागा ड्रॉप इन और बैक रेस्ट में ज़्यादा दूरी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा दूरी रखेंगे तो क्या है, धागा ज़्यादा फ्लॉप होता है, वो भी जमने का चांस रहता है। और क्या है, धागा लूज पड़ता है, धागा लूज पड़ेगा तो सेट भी लूज पड़ेगा। इसलिए क्या है, डी बॉक्स के साथ साथ बैक रेस्ट को रखना चाहिए, मतलब अपना हिसाब से। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं जो चीज़ था, ये जो हाइट वाला पोजीशन बैक रेस्ट का, ये तो अपना ऐसे में बेसिक चीज़ कवर किया हूँ। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल में जब सेट करते हैं हम, वहाँ पे लूम का ऑब्जर्वेशन करते हैं, लूम स्टॉपेज क्या रहता है, कपड़ा क्वालिटी कैसा होता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान में रखते हुए हम लूम को प्रैक्टिकल के साथ वहाँ पे सेटिंग करते हैं। फिर भी बैक रेस्ट का जो चीज़ आज बताया हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी। तो जो नया लड़के आते हैं उनके लिए ही हेल्प होगी। ठीक है, ये चीज़ को सोच कर हम बैक रेस्ट का ये वीडियो बनाए थे। बैक रेस्ट का मेन क्या है कि जैसे बैक रेस्ट का हाइट ज़्यादा ऊपर ले लेंगे तो ऊपर वाला शेड लूज पड़ेगा, नीचे टाइट पड़ेगा। और नीचे लेने से क्या होगा, नीचे वाला शेड टाइट लूज पड़ेगा, ऊपर वाला शेड टाइट पड़ेगा। लेकिन बीचों बीच रहेगा तो क्या है, हमारा जो ऊपर वाला सेट और नीचे वाला सेट दोनों बराबर टेंशन में चलता रहेगा। ठीक है, तो वो ये क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। आप कोई भी सेटिंग कर लो, लूम को उसमें चलाइए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अगर ब्रेकेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, स्टार्टिंग में डैमेज वगैरह आ रहा है, तो उसमें क्या है, और आरपीएम हम ज़्यादा नहीं ले पा रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड, आप सेट करते जाइए, लूम को देखते रहिए, सेट करते जाइए, लूम को देखते रहिए, लूम का वर्किंग देखिए, मैक्सिमम आरपीएम चला पा रहे कि नहीं चला पा रहे। तो इस चीज़ को देखते हुए सेटिंग किया जाता है। तो आज के लिए बैक रेस्ट वाला ये वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए रहे। धन्यवाद।